आज की वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग ओसराम के प्रीमियम एलईडी बल्ब्स की और देखते हैं किस तरीके की इनकी आउटपुट निकल के आती है हैलोजन बल्ब्स के मुकाबले। लास्टली और भी ऑल्टरनेट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी जो कार या बाइक है उसकी हेडलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा आपको विजिबिलिटी दे रात के वक्त। और एलईडी लाइट्स के लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। ये एलईडी बल्ब एक सिक्योर पैकेजिंग में आई थी जिसके लिए ओटीपी देना पड़ा था मुझे, साथ में एक यूएसबी केबल भी मंगाई थी मैंने। खैर वो यूएसबी केबल किस लिए मंगाई थी इसका गैस आप कर सकते हैं कमेंट्स में, उसको लेकर भी जल्द वीडियो आएगी। इन एलईडी लैंप्स के और भी वर्जन्स आते हैं। ये वाले H4 एलईडी बल्ब्स हैं जो कि HS1 वाले सॉकेट में भी इंस्टॉल हो सकते हैं। बाकी फॉग लाइट्स के लिए H8, H11 ऐसे अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, उनको भी अगली वीडियो में कवर करेंगे जब फॉग लाइट्स इंस्टॉल करेंगे हम अपनी सवारी में। इन एलईडी बल्ब्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो कलर टेम्परेचर है 6000 केल्विन है, जो कि एलईडी बल्ब्स के लिए परफेक्ट है। वो ब्लूइश कलर की लुक जो बहुत सी सस्ती एलईडीज़ और HID बल्ब्स में मिलती है वो थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है और लोगों के लिए। सबसे ऊपर ही 2 स्पेयर ओ रिंग्स और 2 केबल टाइज भी मिल जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 ओ रिंग्स काफ़ी कम है। और एक इंस्ट्रक्शंस मैनुअल भी मिल जाता है जिसमें कि सारी बेसिक जानकारियाँ होंगी इनको इंस्टॉल करने के लिए। खैर इनकी जो ब्राइटनेस की स्पेसिफिकेशन है वो इनमें नहीं मिलती, तो उसको चेक करने के लिए इनकी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक करने के लिए। एक क्वालिटी टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भी दे दिया इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए। और अब एक्चुअल एलईडी बल्ब्स पे आते हैं। काफ़ी अच्छी फोम की पैकेजिंग है इनकी ताकि सेफली आप तक आ जाए। जो इसकी बेस प्लेट है एल्यूमिनियम की है, बैक साइड पे भी काफ़ी एल्यूमिनियम इस्तेमाल करा गया है और बीच में एक फ़ैन लगा हुआ है अच्छी कूलिंग के लिए। इन बल्ब्स का जो ड्राइवर है वो भी पूरे एल्यूमिनियम की केसिंग में एनकेज्ड है, इससे हीट डिसिपेशन में मदद मिलती है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये लंबा चलेंगी। इसके एलईडी चिप्स को बचाने के लिए भी इसके ऊपर फोम का एक कवरिंग लगा के दी थी। एलईडी चिप्स को डायरेक्टली अपने हाथों से ना छुए। इसकी कूलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एफर्ट करा है। जिस पीसीबी पे ये एलईडी चिप्स इंस्टॉल्ड है वो मल्टी लेयर कॉपर की होगी, जिसमें कि कुछ लेयर्स में इसकी वायरिंग होगी और थर्मल्स के लिए इसमें अलग से कुछ लेयर्स डाली हुई होगी कॉपर की। आगे की साइड में हम देख सकते हैं कि लो बीम और हाई बीम के बीच में एक डिफरेंस बनाने के लिए इसमें फ्लैप भी दी गई है, जैसे कि हैलोजन बल्ब्स में होती है। कई सारी चीप क्वालिटी की लाइट्स में ये चीज़ नहीं होती, जिसके कारण उनका जो थ्रो है वो इतना अच्छा नहीं पड़ता रिफ्लेक्टर में। जनरली एलईडी बल्ब्स में मैं फ़ैन पसंद नहीं करता, लेकिन इसकी हीट की रिक्वायरमेंट की वजह से इसमें फ़ैन देना पड़ा है कंपनी को। पुराने टाइम में कम पावर के एलईडी बल्ब्स में फ़ैन नहीं आता था, सिर्फ कॉपर हीट सिंक से ही काम चल जाता था। लेकिन ये 25 वाट के एलईडी बल्ब्स हैं जिसके कारण एक फ़ैन की ज़रूरत है इनको कूल करने के लिए। बहुत खेल लिए इन एलईडी बल्ब से, अब जाके इन्हें फिट करा जाए अपनी मोटरसाइकिल में। हेडलाइट के बैक साइड पे जो लैम्प शेड के ऊपर काउल्स लगे हुए होते हैं जिससे कि सारी वायरिंग हार्नेस छुपी रहती है, उनको ऑलरेडी ऑफ द कैमरा मैंने खोल लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर जगह इतनी कम है कि या तो मैं खुद ये देख सकता हूँ या फिर कैमरे पे दिखा सकता हूँ, दोनों काम एक साथ कर पाना मुश्किल था, इसलिए ऑफ द कैमरा ही हैलोजन बल्ब्स को मैंने निकाल लिया था। लेकिन इसके सॉकेट में जो स्पेयर टर्मिनल्स लगे हुए रहते हैं उनको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक पतला सा नुक्का होता है इनका जो कि इनको अपनी जगह में रोके रखता है। तीनों टर्मिनल्स को निकालने के बाद इसका जो प्लास्टिक का सॉकेट होता है ये अलग निकल आएगा। सॉकेट निकालने के बाद इसके जो टर्मिनल्स हैं थोड़े छोटे हो जाएंगे और इसके जो रबर ग्रोमेट होती है पीछे उसमें से आराम से आप निकाल पाएंगे। काटना तो इसको फिर भी पड़ेगा लेकिन इससे कम काटना पड़ेगा और ये चांसेस कम हो जाएंगे कि ये जो कैप है इसमें किसी भी तरह का डैमेज होगा, क्योंकि हमें कम से कम काटना है इसको, ताकि एलईडी लाइट्स जब हम इंस्टॉल करें तो किसी भी तरह की डस्ट या पानी अंदर ना जाए। इसको काटते में ध्यान रखना कि वायर्स का जो इंसुलेशन है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको हेडलाइट की वायरिंग हार्डनेस ही बदलनी पड़ जाएगी। इस टेक्निक से कवर काफ़ी आराम से निकल जाना चाहिए। अगर आप सॉकेट को अलग नहीं निकालना चाहते इसके टर्मिनल्स में से तो सिंपली डस्ट कैप में थोड़ा सा बड़ा खड्डा बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे फिर कवर डैमेज होने का रिस्क ज़्यादा रहता है क्योंकि हमें ये रीयूज़ करना पड़ेगा अपनी नई लाइट्स के लिए। हैलोजन और एलईडी बल्ब्स के बीच का साइज़ का डिफरेंस आप देख सकते हैं। पीछे जो हीट सिंक है वो डस्ट कैप के बैक साइड से निकल जाएगी, इसी के लिए हमें डस्ट कैप में कटआउट बनाना पड़ेगा। एक पेपर ब्लेड की मदद से डस्ट कैप आराम से आप काट पाएंगे। अगर आपको डस्ट कैप काटने में दिक्कत आ रही है तो इसका ब्लेड नया लगा ले, क्योंकि शार्प ब्लेड ज़्यादा अच्छा है, इसको काट पाएगा और सफाई से थोड़ा कटना चाहिए क्योंकि ये परमानेंटली लगा रहेगा आपकी बाइक में।
अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे डस्ट कैप को तो फिर जो बल्ब है ठीक से फिट नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा गहरा अगर आपने इसको काट दिया तो डस्ट अंदर चली जाएगी। तो इसका आपको अपने हिसाब से मेजर करके काटना पड़ेगा। पूरा गहरा काटने से पहले बीच बीच में चेक कर ले लगा के कितना आपको काटना है, क्योंकि आपकी बाइक के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा अलग बैठे। 2 बार मुझे प्रोसेस रिपीट करनी पड़ी और अब इसका साइज़ परफेक्ट है, जिससे कि बल्ब भी ठीक से टिक रहा है और डस्ट भी अंदर नहीं जाएगी। कुछ इस तरीके से फिट होगा ये हेडलाइट असेंबली में, और आपको भी ध्यान रखना है इसी तरीके से लगे आपकी सवारी में। कई लोग एलईडीज को इंस्टॉल करने के लिए डस्ट कैप को फेंक देते हैं, लेकिन वो गलत तरीका है। उससे डस्ट हेडलाइट के अंदर चली जाती है और बाद में काफ़ी ज़्यादा उससे विजिबिलिटी की दिक्कत आती है। फाइनली इन लाइट्स को हेडलाइट के असेंबली में इंस्टॉल करने के लिए इनकी जो बेस प्लेट होती है उनको एलईडी बल्ब से आपको अलग करना पड़ेगा। बेस प्लेट को अलग करने के लिए बेस प्लेट को एक हाथ से पकड़ के और एलईडी बल्ब को दूसरे हाथ से पकड़ के आराम से आपको खींचना है, ये ध्यान रखते हुए कि कोई भी चीज़ डैमेज ना हो, और धीरे धीरे करके आप निकालेंगे तो अलग निकल आएगी। इसकी 2 ओरिंग्स भी लगी हुई आपको दिख जाएगी बल्ब में। ये ओरिंग्स ही बल्ब को बेस प्लेट के अंदर रोक के रखती है, इसलिए मैंने कहा था इन लाइट्स के हिसाब से 2 ओरिंग्स कम है, क्योंकि एक एलईडी बल्ब में ही 2 ओरिंग्स लगी होती हैं, तो कम से कम 4 देनी चाहिए थी कंपनी को। ये प्रोसेस मैं आपको बाइक पे तो नहीं दिखा सकता था, और हेडलाइट असेंबली को मैं खोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने एक अलग हेडलाइट असेंबली खरीद ली और जो स्पेयर बल्ब है उसको एक स्पेयर हेडलाइट असेंबली में लगा के दिखा रहा हूँ। बेस प्लेट को निकालने के बाद पहले हेडलाइट असेंबली में बेस प्लेट को आपको बैठा लेना है। एक मेटल की क्लिप होती है जो कि इसको रोक लेगी। उसके बाद जाके एलईडी बल्ब को आपको ऊपर से पुश करना है बेस प्लेट के अंदर। बेस प्लेट को अच्छे से फिट करने के बाद ही बल्ब को अंदर लगाएं। H4 बल्ब्स HS1 सॉकेट में लग जाएंगे, लेकिन HS1 बल्ब्स H4 के सॉकेट में नहीं लगेंगे। क्लिप का इनका हल्का सा फ़र्क रहता है। बेस प्लेट लगाने के बाद एलईडी बल्ब भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे चारों तरफ से एक साथ दबा के अंदर इसे बैठाना है। अगर बल्ब अंदर नहीं सरक रहा है तो देख ले कहीं से किनारी ना अटक रही हो, और फैन के बीच में से ना दबाए, किनारे पे से आपको दबाना है बल्ब को। एलईडी बल्ब को जब आप अंदर पुश करें तो ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए फ्रंट से। इसकी जो गोल्डन कलर की लाइन दिखती है फ्रंट से, ये इसका पीसीबी की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, और ये बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में वर्टिकली ये दिखनी चाहिए। और जिन टर्मिनल्स को हमने सॉकेट में से निकाला था उनके नुक्के दोबारा उठा के वापस उस सॉकेट के अंदर हम लगा देंगे, और वो सॉकेट जो कि पहले आपके हेलोजन बल्ब पे लगा होता था अब सीधा एलईडी बल्ब के सॉकेट में लग जाएगा। पूरे इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरीके से एलईडी ड्राइवर यूनिट आपके दिखा करेगी हेडलाइट असेंबली के बैक साइड में। इन बल्ब्स की लाइट आउटपुट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे। बिल्कुल प्योर वाइट लाइट निकलती है इनसे, बिल्कुल भी ब्लू स्टिंच नहीं है, जिसके कारण विजिबिलिटी अच्छी दिखती है। साइन बोर्ड्स बहुत दूर तक के दिखते हैं हेलोजन के कंपैरिजन में। ये देख सकते हैं क्लियर कट ऑफ दिख रहा है मेरे हिसाब से। थोड़ा रोक के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी लो बीम हो गई और ये हाई बीम हो गई। बहुत ही इंप्रेसिव कट ऑफ लगा मुझे। इससे पहले वाली जो हेलोजन बल्ब्स थे उनका भी लाइट का पैटर्न उतना अच्छा नहीं था। ये जो सेंटर में जो पैटर्न बन रहा है बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेन तौर पे आपको सेंटर में ही दिखाई देना चाहिए, और जो ब्राइटनेस है सेंटर में ही रहनी चाहिए। साइड में अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी ब्राइटनेस है तो हेडलाइट्स का फ़ायदा नहीं रहता। और वैसे भी आप फॉग लैम्प के ज़रिए इल्यूमिनेशन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ये देख सकते हैं, ये तो एक साइड की न जाने क्यों काम नहीं कर रही है फ़िलहाल। बाद में भी एक और फॉग लाइट लेके लगाएंगे, कोई प्रॉपर कंपनी की लेनी पड़ेगी लगता है मुझे इस बार। और लो बीम में बस बीच में एक हल्का सा, ये बहुत हल्का सा एक जगह से डार्क है, पता नहीं क्यों। मेरा रिफ्लेक्टर थोड़ा पुराना हो गया होगा शायद इस कारण से। रिफ्लेक्टर के कारण ही है। जो ग्लास है उसकी क्लैरिटी तो ठीक है। अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं आप तो हाई बीम पे ही अच्छा है, क्योंकि हाई बीम पे ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस देखने को मिल रही है मुझे। वैसे तो लो और हाई दोनों पे ही सेम लेवल देगा ये इल्यूमिनेशन का, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कोई स्ट्रीट लैंप्स नहीं है, ये देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है। ये पायलट लैंप्स जला दिए मैंने इसको, और ये इसकी हेडलाइट हो गई। क्योंकि इसकी जो लाइट आउटपुट है इतनी रखी गई है कि किसी और ड्राइवर को डैजल ना करे।
ऐसा नहीं है कई सारे चाइनीज़ ब्रांड्स ऐसा कर रहे हैं कि 4000 5000 लूमेंस का 10,000 लूमेंस का वो क्लेम करते हैं। वॉटेज भी बहुत ज़्यादा होती है। 55 वाट का अगर हैलोजन है उसके जगह जो रेट्रोफिट बल्ब्स आ रहे हैं वो 100 वाट्स के आ रहे हैं। HIDs बहुत ज़्यादा पावरफुल आ रही है। अब उनकी दिक्कत ये होती है कि सड़क पे तो आपने खूब उजाला कर लिया, पूरा सूरज लेके आप घूम रहे हैं, आपके ऑपोजिट वाले जो लोग आ रहे हैं उनका क्या होगा। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ऑपोजिट लेन में, ऑनकमिंग लेन में दूसरा जो व्यक्ति है उसको दिखाई ही नहीं दे पाता है आपकी पावरफुल हेडलाइट्स के कारण, तो उस केस में भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो आपको नहीं दिखाई देगा तब भी प्रॉब्लम है, दूसरे को नहीं दिखाई देगा तब भी प्रॉब्लम है। अब अगर इसकी लाइट आउटपुट को कंक्लूड करें तो इम्प्रेसिव आउटपुट मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुपर ब्राइट मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको मिलेगा। वैसे भी जो येलो लाइट होती है टिपिकल हैलोजन बल्ब्स की, वो थोड़ी सी ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि देखने में कि ज़्यादा आपको विजिबिलिटी मिल रही है वाइट लाइट के मुकाबले, लेकिन इन रियलिटी वाइट लाइट ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसा कम से कम मैंने देखा है। कई सारे लोग सोचते हैं कि रेन्स और फॉग में वाइट लाइट की जो आउटपुट होती है किसी भी हेडलैम्प से वो उतनी अच्छी नहीं रहती विजिबिलिटी के लिए, तो उसमें ऐसा मैंने कोई भी इशू फेस नहीं करा है। माना कि सड़क थोड़ी सी डार्क हो जाती है बारिश की वजह से, तो येलो लाइट अगर होती है थोड़ा सा ज़्यादा विजिबिलिटी दे सकती है, लेकिन डिस्कम्फर्ट एटलीस्ट मैंने नहीं फेस करा, क्योंकि 6000 केल्विन्स एक परफेक्ट स्पॉट हम कह सकते हैं कि किसी भी वाइट लाइट के लिए है। उसके ऊपर जितना ज़्यादा केल्विन्स हो जाएगा लाइट ब्लूइश होने लगेगी, और बहुत सारे HIDs में वो ब्लूइश लुक आती है। तो पहले HIDs का काफ़ी ज़्यादा ज़माना था, लेकिन अब तो जब से LEDs थोड़ी सी अफोर्डेबल हुई है तो ये इन्हीं का ज़्यादा चलन आता जा रहा है। भले ही जो कंपनीज इंस्टॉल करके दे आपको अपनी OEM हेडलाइट्स में वो हो, या फिर इस तरीके के रेट्रोफिट अगर आप LEDs इस्तेमाल कर रहे हैं ये हो। अब इसके वाइट कलर से एक और बात निकल के आती है कि कई लोग सोचते हैं कि वाइट हेडलैम्प्स लीगल नहीं है। असल में अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट को देखें तो उसमें वाइट कलर इलीगल किसी भी तरीके से नहीं है, डिसअलाउड नहीं है। बस शर्त यह है कि जो ऑटोमेकर है उसने वो हेडलाइट डिज़ाइन करी हो। तो अगर आप किसी भी आपकी कार के साथ ज़रा सा भी मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि कोई भी हेडलाइट आप रिप्लेस करते हैं, और अगर उसका वॉटेज का डिफरेंस है और सेम जो कंपनी ने लगा के दिए एग्जैक्ट वो वाला बल्ब आपने नहीं लगाया, तो इस मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से वो लीगल नहीं है। तो उसमें वाइट हो या येलो हो उसका सवाल ही नहीं उठता। अगर ऑटोमेकर ने सपोज़ फिनिक्स का बल्ब इस्तेमाल करा है और आप अगर उसमें किसी भी और ब्रांड का भी लगा देते हैं और उसका ज़रा सा भी उसमें डिफरेंस आ जाता है, बल्ब में लाइट आउटपुट में कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी इलीगल है। वो टेक्निकली इलीगल ही कहलाएगा, क्योंकि आपने एक तरह से मॉडिफाई कर दिया उसको। तो बहुत सी कार्स में जैसे जिस ब्रांड का बल्ब आता है एग्जैक्टली वही स्पेसिफिकेशन का ही बल्ब आपको लेके लगाना पड़ेगा, और कोई लाइट मीटर से भी आप इतनी एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10% का करीब वेरिएशन रहता है हेलोजन बल्ब्स में। उनका जो फिलामेंट का डिज़ाइन होता है हमेशा उसमें वेरिएशन रहेगा ही रहेगा। तो पुलिस से तो आपको इस बारे में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। रोड पे बात करी जाए कलर की, अब क्योंकि वाइट लाइट जैसे होता था कि पहले पुलिस वाले एकदम देख के भागते थे चालान काटने के लिए। कई बार तो बल्कि ये होता था कि किसी बाइक में अगर वाइट लाइट कंपनी ने इंस्टॉल करके दी है और आप उसको मॉडिफाई भी नहीं करा, आपने कर भी नहीं सकते उस तरीके के आप बाइक्स में इजीली, तो उस पर भी चालान काट देते थे पुलिस वाले। बाद में लोग परेशान होते रहते थे, क्योंकि अब कई जगह क्या होता है कि पुलिस वालों को टारगेट दिए जाते हैं कि भाई तुम्हें इतने चालान काटने ही काटने हैं, क्योंकि वो जो पैसा चालान का होता है बहुत दूर तक जाता है भाई। तो इस कारण से वो ज़बरदस्ती चालान काटते हैं, और उनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि कंपनी ने इंस्टॉल करके दी है कि नहीं। आप ज़रा सा भी कुछ कहेंगे तो आपके ऊपर ही वो गलत सेक्शन कई बार लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ज़रूरी है कि अपने व्हीकल में डैश कैम ज़रूर इंस्टॉल करें, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रहनी चाहिए। इस पर छोटा सा लोगो मिला हुआ है कि ऑफ रोड यूज़ के लिए ही है, लेकिन कंपनी को भी पता है, आपको भी पता है, और सरकार को भी पता है आप इसे इंस्टॉल करने वाले, तभी तो ये बिक रहा है ऑनलाइन। अगर प्रैक्टिकली देखें नाइट टाइम में अगर आप सामने खड़े होते हैं व्हीकल के, कोई भी OEM फिटेड हेडलैम्प्स हैं उनमें और इसमें आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं पता चलेगा। एक हैलोजन और एक रेट्रोफिट LED के बीच में तो आपको फ़र्क पता चल ही जाएगा, तो उसके कलर टेम्परेचर से ही पता चल जाता है। वो येलो होता है और ये एक तरह से मैं कहूँगा प्योर वाइट है, ब्लूइश तो बिल्कुल भी नहीं है। यही बल्ब अगर कंपनी इंस्टॉल करके दे देगी तो इलीगल नहीं कहलाएगा, वो लीगल हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा लॉजिकली समझे लीगल और इलीगल का बीच का फ़र्क। सारे टू व्हीलर्स में आपने सुना होगा कि AHO का कुछ समय पहले फीचर आया था, हमारी सेफ्टी के लिए आया था, कॉन्स्टेंटली आपकी जो हेडलाइट है वो जली रहेगी। और आजकल आप देखें जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ रही है, उनमें ये फीचर गायब है। क्या उनके एक्सीडेंट्स नहीं होते?
अब ये जो दोगलापन है ऑटो कंपनीज़ के लिए पॉलिसीज़ का, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। AHO भी इतना ज़्यादा मैं कहूँगा नॉनसेंसिकल फ़ीचर है इंडिया के लिए। पहली बात तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं, पूरे भारत में ही आप देखें कि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। धुंध की दिक्कत भी बहुत ही कम कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में होती है, नहीं तो आप क्या पूरे इंडिया में तो ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। उसके कारण आपने पूरे इंडिया में AHO का फीचर डाल दिया, जिसके कारण क्या होता है, आपके व्हीकल का जो माइलेज है थोड़ी सी वो ड्रॉप होती है। और हाँ, नेग्लिजिबल नहीं होता वो। हेडलाइट्स ऑन करने से सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है माइलेज पे, 4-5% कम से कम आपको डिफरेंस मिलेगा। कभी भी आप रात को जैसे ड्राइव करते हो, दिन में ड्राइव करते हैं, अगर आप लाइट को ऑन ऑफ कर पा रहे हैं अपनी व्हीकल पे, तो आप चेक करके देख सकते हैं ये चीज़। AHO के कारण ये भी दिक्कत आती है कि जो रिफ्लेक्टर है वो भी डैमेज जल्दी होता है। नॉर्मली जो रिफ्लेक्टर आपका 10-15 साल में जाके ख़राब होता था, वो आजकल AHO के कारण 4-5 साल में ही ख़राब हो जाता है। अगर आप देखें कि नॉर्मली नाइट टाइम ड्राइविंग लोगों की कम रहती है, लेकिन अब तो खैर पूरे दिन ही वो बेवकूफ़ों की तरह हम दिन में लाइट जला के घूमते हैं, और इसको एक सेफ्टी फीचर बताया जाता है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये फीचर नहीं लगा के दिया जा रहा, तो जो पेट्रोल इंजन के टू व्हीलर्स हैं उनमें क्यों कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं? क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में एक्सीडेंट्स नहीं होते जो उनको AHO की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उनकी रेंज इतनी पुअर है कि अगर उनकी हेडलाइट जला देंगे तो 40-50 किलोमीटर तो उनकी और रेंज कम हो जाएगी। इस कारण से उनमें इन्होंने ये AHO का फीचर नहीं दिया। और अगर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, कई सारे लोग सोचेंगे कि भाई मैं नेसेसरी इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। AHO अगर आपको इम्प्लीमेंट करना ही है, मेन हेडलैम्प ऑन करने के बजाय छोटा सा आप DRLs लगा सकते हैं। पायलट लैंप हर बाइक में आजकल देखेंगे मिल ही जाते हैं, तो 2-3 वाट 4-5 वाट कम वाट के जो बल्ब्स होते हैं, अगर वो जले रहे, वो ज़्यादा एफिशिएंट है माइलेज के लिए। आप अननेसेसरी फ्यूल क्योंकि लाइटिंग में वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और एक टू व्हीलर में अगर आप देखें आधा हॉर्स पावर के करीब तो लाइटिंग के लिए ही जाता है। और बल्कि अगर आप कोई भी LEDs इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि AHO को आप डिसेबल कर दें, उससे फ़ायदा ये होगा दिन में अननेसेसरी आपका हेडलैम्प जला नहीं रहेगा। अब भी कई बाइक्स के जो स्विचेस हैं आपको मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत कस्टम रिवायरिंग आपको करनी पड़ सकती है क्योंकि AHO को डिसेबल करना अभी टफ है कई बाइक्स में। वैसे तो लीगल और इलीगल के बीच का मैं आपको बारीक सा फ़र्क बता चुका हूँ। और चालान्स की बात रही तो इवन नंबर प्लेट का अगर आप देखें, उसका भी ये खेल है कि ज़रा सी भी नंबर प्लेट अगर आपकी टूटी हुई होएगी ना, उसका चालान हो सकता है किनारे से। अगर आप टूटी हुई है, बहुत से लोगों की मैंने देखी हैं। नंबर प्लेट्स को अगर आपने बोल्ट से कसा हुआ है तो उसका भी चालान है। नंबर प्लेट के ऊपर अगर आपने वो जो पेंट होता है ब्लैक पेंट से जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो मिटे हुए तो उसका चालान है। नंबर प्लेट पे अगर आपने वो ब्लैक पेंट जो मिट गया था अगर उसको दोबारा उसको आपको ब्लैक पेंट से उसको करेक्ट कर रखा है तो उसका भी चालान है, क्योंकि टेक्निकली आपने वो उसको मॉडिफाई कर दिया, लेकिन आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। पुलिस वाला दिमागदार है, वो समझ सकता है कि आप गलत काम के लिए आपने नहीं करा है, तो फिर वो आपका यूजुअली इस केस में चालान नहीं करेगा। अब इसका अल्टरनेट के लिए सोच सकते हैं कि हेलोजन बल्ब कई लोग पसंद करते हैं लगाना। 50 वाट का सपोज़ अगर हेलोजन बल्ब लगा हुआ है, वो येलो ही लाइट आउटपुट चाहते हैं, तो क्या करते हैं कि 100 वाट का हेलोजन बल्ब लगा लेते हैं। उसके कारण रिफ्लेक्टर जो होता है वो डैमेज हो जाता है क्योंकि इतनी हीट के लिए बना नहीं होता। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो मुझे इसमें कोई भी कमी नहीं मिली अब तक। मेरे हिसाब से परफेक्ट लाइट आउटपुट है, कलर टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी भी अच्छी है। अगर आपको विजिबिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है आपके रिफ्लेक्टर में इसको लगाने के बाद, हो सकता है आपका रिफ्लेक्टर पुराना होने की वजह से उसकी जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है वो वीक हो गई हो, या हेलोजन बल्ब की हीट के कारण भी रिफ्लेक्टर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो उस केस में आपको अपना पूरे हेडलाइट यूनिट बदलनी पड़ेगी। उसके बाद बल्ब अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा लाइट आउटपुट आपको मिलनी चाहिए। वहीं अगर इसके थर्मल्स की बात करें, इसमें कोई भी हीटिंग इश्यूज़ मुझे नहीं मिले। इसका जो ड्राइवर है इसमें थोड़ी बहुत हीटिंग होती है, तो इसको इस तरीके से प्लेस करें कि कोई भी आसपास वायर्स ना हो। वैसे आसपास अगर वायर होगी भी तो उसको डैमेज तो शॉर्ट टर्म में नहीं करेगा, लेकिन हाँ आप ऐसी जगह भी इसको प्लेस करना चाहेंगे जहाँ थोड़ी बहुत कूलिंग इसको मिलती रहे। इस LED की खुद की बात रही तो इसमें बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होती अननेसेसरी, क्योंकि फ़ैन इतना अच्छा लगा हुआ है इसका कि कूलिंग बहुत ज़बरदस्त करता है ये। वैसे मैं फ़ैन्स कम प्रेफर करता हूँ किसी भी LEDs में, लेकिन अब तक कोई भी इशू इसमें नहीं आया है। वैसे इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से कम है इस प्राइस पॉइंट पे। इस कंपनी से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी सी और वारंटी कंपनी दे सकती थी ताकि लोगों का थोड़ा भरोसा बने। एटलीस्ट 2 साल की वारंटी तो इस पर होनी चाहिए थी। इस LED बल्ब के साथ मैंने पायलट लैंप्स भी ओसराम के ही लगाए हैं ताकि सारी लाइट्स की जो वाइट कलर की लुक है अच्छी लगे फ्रंट पे। इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। अगर इसकी कीमत की बात करें तो अमेज़ॉन से प्रोडक्ट आपको 3000 रुपये के आसपास मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसे ख़रीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं।
मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।